नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं वीएनएम हेडलाइंस से। कश्मीरी पंडित लगातार आतंकियों के निशाने पर, राजस्थान के बैंक कर्मचारी की बैंक में घुसकर हत्या। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की भाजपा में एंट्री, कहा सिपाही बनकर देंगे साथ। वडोदरा के नंदेसरी की दीपक नाइट्राइट केमिकल कंपनी में बॉयलर फटने से भीषण ब्लास्ट, लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा। दुनिया का स्वर्ग कहे जाते जम्मू कश्मीर में फिर एक बार आतंकियों का कहर देखने मिल रहा है। यहां लगातार आतंकी टारगेट किलिंग के जरिए कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बना रहे हैं। कश्मीर में आतंकवादियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया है। राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर को गुरुवार को कुलगाम में बैंक में घुसकर गोली मार दी गई। 3 दिन पहले कुलगाम में ही एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इलाकाई देहाती बैंक के अधिकारियों ने कहा कि मोहनपुरा ब्रांच में विजय कुमार को आतंकवादियों ने गोली मारी। नाजुक हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रो प्रमुख के साथ इस मामले मीटिंग भी की। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। केएफएफ ने चिट्ठी जारी कर चेतावनी भी दी है। संगठन ने कहा कि जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा, उसका यही अंजाम होगा। पत्र में लिखा गया है कि जो भी बाहरी लोग इस धोखे में रह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें यहां स्थायी कर देगी, उनके लिए ये आंख खोलने वाला है। अब बाहरी लोगों को वास्तविकता समझ लेनी चाहिए कि उन्हें इसके लिए भी जान गंवानी पड़ेगी। सोचिए कहीं देर ना हो जाए और अगली बारी तुम्हारी हो। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हाई लेवल की मीटिंग हुई है। मीटिंग में प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल रहे। शाह ने इस मामले 3 जून को भी बैठक बुलाई है, जिसमें कश्मीर के उपराज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। इसी बीच कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन भी शुरू कर दिया है। अपने बयानों में अक्सर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आखिरकार आज भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए हैं। गुजरात के चर्चित पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले कांग्रेसी नेता श्वेता ब्रह्मभट्ट प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। भाजपा में शामिल होने से पहले हार्दिक ने कोबा से बीजेपी कार्यालय कमलम तक का एक रोड शो भी किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके बाद 12:39 के विजय मुहूर्त में कमलम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में हार्दिक पटेल ने केसरिया धारण कर लिया। कार्यक्रम के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कमलम के चारों ओर जबरदस्त पुलिस पहरा भी लगा दिया गया था। हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित और समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि आज तक मैंने पद की लालच में कहीं भी किसी भी प्रकार की मांग नहीं रखी। कांग्रेस को भी मैंने काम मांगते हुए छोड़ा और भाजपा में भी मैं काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ रहा हूं। स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी भी स्थान की चिंता नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हर 10 दिन में एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से नाराज विधायकों, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्यों, नगर निगम के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ेंगे। गौरतलब है कि 17 मई को कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी और उनके पद से इस्तीफा दे दिया था। जनहित में કંઈક સારું કામ થાય એ ભાવના સાથે કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર જોડાયા, કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર રહીને જે અનુભવ કર્યા
જે જનતાની વિરુદ્ધ જનતાની ભાવનાઓની એકદમ અલગ રહીને જે કોંગ્રેસ કામ કરતી હતી એનાથી દુખી થઈને જ્યારે જ્યારે દેશ અને જનતા કે ધર્મની ભાવનાઓ સાથે જોડાયેલા મુદ્દા હોય ત્યારે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક પણ નેતાએ જનતાની ભાવનાઓ સાથે ઊભું રહેવાનો પ્રયાસ ન કર્યો. એ બાદ અનેક ચર્ચાઓ પાર્ટીની ભીતર કરી, પાર્ટીની અંદર કરી, પણ ક્યારે પાર્ટી તરફથી કોઈ સારો પ્રતિભાવ, કોઈ સારી મદદ, જનતાના હિત માટે સાથે ઊભું રહ્યું, આના માટે કોઈ પણ પ્રકારનું કામ ન કર્યું. અને એ જોતા કોંગ્રેસ પાર્ટીના સામાન્ય પદ પરથી પણ કાર્યકર્તાના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું. જ્યારે હું કોંગ્રેસનો હોદ્દેદાર હતો ત્યારે પણ ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈએ 370 ની કલમ દૂર કરવાની વાત હોય, રામ મંદિર બનાવવા માટેનો મક્કમ નિર્ણય કરવાની વાત હોય, જીએસટી ની વાત હોય, એનઆરસી ની વાત હોય, જ્યારે પાર્ટીમાં હતો ત્યારે પણ આ બધા જ મુદ્દાઓનું સમર્થન મેં કોંગ્રેસના હોદ્દેદાર હોવા છતાં પણ કર્યું હતું. હું બીજા નેતાઓની જેમ કે બીજા અન્ય હોદ્દેદારોની જેમ કોઈ બીજી પાર્ટીમાં આવું, કોઈ બીજી પાર્ટીમાં આવીને જનસેવાના કામમાં વધુ આગળ વધવું, ત્યારે હું એવું નહીં કહું કે એ લોકોએ માત્ર આવું તેવું કર્યું છે. પરંતુ જ્યારે આ રાષ્ટ્રના હિત માટે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ હોય, અમિતભાઈ હોય, જેપી નડ્ડા સાહેબ હોય, ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ હોય કે CR પાટીલ સાહેબ હોય, આ બધા જ લોકો રાષ્ટ્રના હિત માટે જે ભગીરથ કાર્ય કરે છે, એ ભગીરથ કાર્યની અંદર હું રામ સેતુની ખિસકોલી બનીને કામ કરવાનો પ્રયાસ કરીશ. આજે માનનીય પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ સાહેબ અને પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબની હાજરીમાં જ્યારે પાર્ટીની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે ત્યારે નિશ્ચિત રૂપે મેં પહેલા કહ્યું એવી જ રીતે કે આ રાષ્ટ્રના ભગીરથના કાર્યની અંદર એક પાર્ટીનો સામાન્ય કાર્યકર બનીને અન્ય કાર્યકર્તા કે અન્ય હોદ્દેદારોની સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને રાજ્યના હિત માટે જે કામ કરવાનું છે એ કામ અમે કરીશું. અસંખ્ય સવાલો, અસંખ્ય ચર્ચાઓ ટીવીના માધ્યમથી મેં છેલ્લા 10 દિવસથી સાંભળી છે કે ત્યાં જશે એટલે હાર્દિકનું આવું થશે, ત્યાં જશે એટલે હાર્દિકનું આવું થશે. ત્યારે મારી એક વાત આપને કહેવી છે, આપના માધ્યમથી ગુજરાતના 6.5 કરોડ લોકોને પણ કહેવી છે કે જ્યારે રાષ્ટ્રના હિતનું કામ હોય, જ્યારે ધર્મના હિતની વાત હોય, ત્યારે માત્ર રાજા કે એનો સેનાપતિ નહીં પણ એક સૈનિક બનવાની પણ જરૂર હોય છે. वडोदरा के नंदेसरी की दीपक नाइट्राइट कंपनी में बॉयलर फटने से ब्लास्ट और आग की घटना सामने आई है. गुजरात के वडोदरा शहर में नंदेसरी GIDC स्थित दीपक नाइट्राइट कंपनी में आज शाम अचानक प्रचंड धमाके के साथ आग लग गई. कंपनी में हुआ धमाका इतना प्रचंड था कि 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई. घटना के चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी और हड़कंप का माहौल देखने मिला. अगल बगल की इंडस्ट्री के लोग और वहां रहने वाले लोगों में भारी दहशत देखने मिली. घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. दमकल विभाग ने दुर्घटना को मेजर कॉल डिक्लेयर करते हुए कई दमकल दस्तों को मौके पर बुलवाया. वडोदरा पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. दरअसल नंदेसरी GIDC में दीपक नाइट्राइट कंपनी में अचानक किसी वजह से धमाके के साथ आग लग गई और सफेद धुएं के बादल नंदेसरी के आसमान में उड़ते हुए देखने मिले. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि 10 किलोमीटर दूर तक धुएं के सफेद बादल देखने मिल रहे थे. एक साथ मौके पर 10 से ज्यादा दमकल दस्तों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की मशक्कत की. इस आग में कितने लोग फंसे हुए हैं उसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है. दुर्घटना में कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा भी लगाया जा रहा है.
कोरोना केस घटने पर वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की हंसा मेहता लाइब्रेरी के 100 जितने एसी अभी भी कार्यरत नहीं है, जिससे छात्रों को परेशानी हो रही है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की हंसा मेहता लाइब्रेरी में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से यहाँ पिछले कई वक्त से एसी को बंद रखा गया है। अब यूनिवर्सिटी ऑफलाइन शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद एयर कंडीशन कार्यरत नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। इस मामले एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र ने जल्द से जल्द एसी की सेवा बहाल करने की मांग की है। હંસા મહેતા લાઇબ્રેરી છે વિશ્વની સૌથી મોટી લાઇબ્રેરી છે, પરંતુ એમાં 2000ની અભાવમાં 2000ના સ્ટુડન્ટની કેપેસિટી છે, પણ એમાં 100થી વધારે જેટલા જે એસી છે બંધ છે। વિદ્યાર્થીઓને એટલી મુશ્કેલી પડે છે। હાલમાં જોવા જઈએ તો આપણે ગરમીનો એટલો માહોલ છે અને એમાં વિદ્યાર્થીઓની એક્ઝામ ચાલી રહી છે। વિદ્યાર્થીઓ આવે અને વિદ્યાર્થીઓને એક્ઝામમાં તકલીફ એટલી પડે છે કેમ કે એ લોકો આ એસીના બંધના અભાવના લીધે એ લોકો બિલકુલ બી ભણી શકતા નથી અને એ લોકોને ફીસના નામે એસીના નામે એ લોકો ચાર્જ લઈ રહ્યા છે। સ્ટુડન્ટ કેમ આવે પછી? આટલી મોટી લાઇબ્રેરી હોવા છતાં બી આમાં એસીની સુવિધા નથી, તો વિદ્યાર્થીઓ લાઇબ્રેરીમાં આવે કેમ? અને જે આ મેનેજમેન્ટની વાત કરવા આવે તો મેનેજમેન્ટ આ મયંક ત્રિવેદીને જે ખરાબ રીતે એક તંત્ર કહેવાય, તંત્રનો અભાવના લીધે વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી પડી રહી છે। दरअसल हंसा मेहता के लाइब्रेरियन डॉक्टर मयंक त्रिवेदी ने इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी, जिसपे 5 साल के मेंटेनेंस की कीमत 80 लाख रुपए रखी गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा इस टेंडर प्रक्रिया को 25 लाख रुपए में सीमित किया गया है। યુનિવર્સિટીની હંસા મહેતા લાઇબ્રેરી સેન્ટ્રલાઇઝ એસી ફેસિલિટી સાથે આપણે શરૂ કરી હતી અને વચ્ચે આપણે સૌને વિદિત છે કે કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન લાઇબ્રેરી પણ બંધ હતી। એવી અવસ્થામાં એનો જે એન્યુઅલ મેન્ટેનન્સ કોન્ટ્રાક્ટ છે એ 2 વર્ષ યુનિવર્સિટીને ભારણ ન પડે એટલા માટે એને રિન્યૂ કરવામાં ન આવ્યો હતો અને હવે એને રિન્યૂનો પ્રોસેસ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને એના કેટલાક ટેકનિકલ પેરામીટર્સને ધ્યાનમાં રાખી અને એક કમિટીનું ગઠન કરી અને એમાં કેટલો અંદાજિત ખર્ચો થઈ શકે એનું એક અવલોકન કરી અને હવે ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે। શરૂઆત તો જ્યારે યુનિવર્સિટી ઓફલાઈન કરવાની થઈ ત્યારથી શરૂઆત થઈ ગઈ હતી, પરંતુ સ્વાભાવિક રીતે ગવર્મેન્ટના જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હોય છે એને પાલન કરવાનું હોય છે। એ દ્રષ્ટિએ જોતાં એમાં થોડોક સમય ખેંચાયો છે, પરંતુ ભવિષ્યનું વિચારતા આગામી સમયમાં આવી પ્રતિકૂળતા ના સર્જાય એને પણ ધ્યાનમાં રાખી અને આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને આવરી લેવામાં આવે છે। એની ટર્મ પતી ગયા બાદ એને ફરીથી પ્રોસેસ કરવાનો હોય છે અને ફરીથી પ્રોસેસ કરવામાં આગલી વખતમાં પડેલી મુશ્કેલીઓ અથવા તો યુનિવર્સિટીને ક્યાંક વધારે સારી રીતે ફેસિલિટી મળી રહે અને વધારે સારી રીતે વિદ્યાર્થીઓ માટે લાભકારી રહે અને ઓછો ખર્ચ થાય, આ બધી જ પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ આમાં કરવામાં આવતો હોય છે। એટલે આ તમામ પાસાઓ આવરી લઈ અને એના પર ચર્ચા વિચારણા થતી હોય છે અને ટૂંક જ સમયમાં એક્ઝિક્યુશન કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा शहर के वारसिया इलाके में साईं बाबा नगर सोसाइटी के बाहर मुख्य सड़क पर ही एक बड़ा सा गड्ढा सड़क के बीचों बीच पड़ गया है, जो सड़क की गुणवत्ता की हकीकत खुद ब खुद बयान कर रहा है। વડોદરા શહેરને સ્માર્ટ સિટીનું બિરુદ આપવા માટે વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ અને કમિશનર સાહેબ સતત પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, પરંતુ સ્માર્ટ સિટીના નેજા હેઠળ કરોડો રૂપિયા વાપરવામાં આવે છે, કરોડો રૂપિયાના રોડ બનાવવામાં આવે છે। આજે ભર ઉનાળે, હજુ ચોમાસું નથી, પહેલાં ભર ઉનાળે વારસિયા વિસ્તારના મુખ્ય રોડ પર ભૂવો પડ્યો છે અને ભૂવો પણ 15 ફૂટ ઊંડો અને 20 ફૂટ પહોળો આ ભૂવો છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકા જ્યારે પણ આ રોડની કામગીરી કરી હશે, પાણીની લાઈન, ડ્રેનેજ લાઈન, તમામ વસ્તુઓ જોઈ હશે, લીકેજ નથી તે પણ જોયું હશે, છતાં પણ અહીંયા એક ભૂવો પડ્યો છે, એટલે આ ભ્રષ્ટાચારનો ભૂવો છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ અને કમિશનર સાહેબને વિનંતી કે આ ભૂવો જે પડ્યો છે એના માટે જવાબદાર મુખ્ય વહીવટીવાળા કમિશનર સાહેબ છે, શાસનમાં બેઠેલા સત્તાધીશો છે,
આ તમામને અમારી વિનંતી છે કે વડોદરા શહેરનો નાગરિક જ્યારે વેરો ભરતો હોય ત્યારે એને વેરાનું વળતર આપવાનું છે, પરંતુ અહીંયા એક મોત આપવાનો પ્રયત્ન વડોદરા મહાનગરપાલિકા કર્યો છે. અમારી બે હાથ જોડીને વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ અને કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે વડોદરા શહેરમાં જે પણ ભૂવા પડતા હોય એના માટે જે જવાબદાર હોય એની સામે પગલાં લેવામાં આવે અને વડોદરા શહેરના નાગરિકોને વેરાનું વળતર આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। फिर एक बार आ गया है जलाराम इवेंट ग्रुप का एग्जीबिशन कम सेल। 4 और 5 जून को मांझलपुर के ईवा मॉल में कुर्ती, साड़ियां, ड्रेस मटेरियल, बैग्स, एसेसरीज, पर्स, बेडशीट, होम डेकोर और काफी कुछ। परिवार और दोस्तों के साथ जरूर से विजिट करें और अपनी मनचाही वस्तुएं सस्ते में घर ले जाएं। स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें 9825512662 पर या 9737739484 पर। 4 और 5 जून को मांझलपुर के ईवा मॉल 2nd फ्लोर पर सुबह 10 से शाम के 9 बजे तक। ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने वाले। ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल मांझलपुर, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही कराएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए, बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले, प्रगति पथ दर्शाने वाले। ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अंबे और जे अंबे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अंबे विद्यालय वाघोडिया रोड, अंबे स्कूल मांझलपुर, गुजरात बोर्ड एवं सीबीएसई। फिर एक बार आ गया है जलाराम इवेंट ग्रुप का एग्जीबिशन कम सेल। 4 और 5 जून को मांझलपुर के ईवा मॉल में कुर्ती, साड़ियां, ड्रेस मटेरियल, बैग्स, एसेसरीज, पर्स, बेडशीट, होम डेकोर और काफी कुछ। परिवार और दोस्तों के साथ जरूर से विजिट करें और अपनी मनचाही वस्तुएं सस्ते में घर ले जाएं। स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें 9825512662 पर या 9737739484 पर। 4 और 5 जून को मांझलपुर के ईवा मॉल 2nd फ्लोर पर सुबह 10 से शाम के 9 बजे तक। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कल वडोदरा में एक एजुकेशन सेमिनार में एजुकेशनिस्ट, अभिभावकों और छात्रों से बातचीत कर यहां के शिक्षा के स्तर पर विचार विमर्श करेंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने जानकारी दी। गुजरात में आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिशा में आगे वधी रही है। छेल्ला घणा समयथी आपणे जोईए छे कि गुजरातनी जनता में एक नवी आशानो संचार थयो छे, एक विश्वास जन्म्यो छे અને લોકોને એક અપેક્ષા પણ બંધાઈ છે કે હવે કંઈક સારું થશે, હવે પરિવર્તન થશે. આમ આદમી પાર્ટીને લોકો ઉત્સાહભરી દ્રષ્ટિએ જોઈ રહ્યા છે. જેવી રીતે દિલ્હીની અંદર ક્રાંતિકારી બદલાવ લાવ્યા, શિક્ષણની અંદર સારામાં સારી સ્કૂલો બનાવી, એકેડેમિક ક્વોલિટી સુધારી અને દિલ્હીની અંદર આખા દેશનું શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ મળે એવી વ્યવસ્થા આમ આદમી પાર્ટી અને મનીષ સિસોદિયાના નેતૃત્વમાં થયું છે, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ આવી શિક્ષણ વ્યવસ્થા થાય તે માટે આવતીકાલે મનીષ સિસોદિયા
આ ટાઉન હોલના માધ્યમથી વડોદરા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારના શિક્ષણવિદો, શિક્ષકો, આચાર્યશ્રીઓ, વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને જે કંઈ પણ ગુજરાત સાથે નિસ્બત ધરાવતા વ્યક્તિઓ હોય એની સાથે શિક્ષણ રિલેટેડ સંવાદ કરશે. આ સંવાદ પહેલાં ત્યાં આ હોટલ ગ્રાન્ડ તુલિપ અને બેન્ક્વેટ લોનમાં એક એક્ઝિબિશન ગેલેરી પણ બનાવવામાં આવી છે. આ એક્ઝિબિશન ગેલેરીમાં દિલ્હીની શાળાઓ અને ગુજરાતની શાળાઓના ફોટોઝ, વિડીયોઝ કમ્પેરિઝન કરવામાં આવશે કે કેવી શાળાઓ દિલ્હીમાં છે, કેવી શાળા ગુજરાતમાં છે, એનું એક આખું એક્ઝિબિશન પણ ત્યાં ગોઠવવામાં આવ્યું છે. ઓલમોસ્ટ 4:30 વાગે માનની મનીષ સિસોદિયાજી આ એક્ઝિબિશનનું ઇનેગ્યુરેશન કરશે. ત્યાર પછી 5 વાગે મનીષ સિસોદિયાજી આ સ્થળ ઉપર મીડિયા બ્રીફિંગ કરશે. ત્યાર પછી 5 વાગે આ સ્થળ ઉપર એજ્યુકેશન ટાઉન હોલ થશે અને આ ટાઉન હોલના માધ્યમથી ગુજરાતમાં શિક્ષણના વિચારોનો ફેલાવો કરશે. મારે આજની આ ઘટનામાં હાર્દિકને કે ભાજપને કશું કહેવાની જરૂર નથી. એ સ્વયં સ્પષ્ટ છે, ગુજરાતની જનતા જાણે છે. ભાજપના જે અંધ સમર્થકો છે કે જેઓ માત્ર ખુરશીઓને ગાભા મારવાનું કામ કરે છે, આ ગાભા મારું ગેંગને એની પર હસવું કે રડવું કે શું કરવું એ અસમંજસનો પ્રશ્ન છે. હજારો લોકો વિચારધારાના નામે ગમે તેવું ચલાવી લે છે. આ બધાને મારી વિનંતી છે કે ગાભા મારવામાંથી ઊંચા આવો. વિચારધારાની વાત હોય તો સ્પષ્ટ સ્ટેન્ડ લો કે કઈ વિચારધારાને ભાજપ સ્વીકારશે ને કોને નહીં સ્વીકારે. એટલે આજની આ ઘટના પછી ભાજપના અંધભક્તોને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે એવી મારી પ્રાર્થના છે. પાટીદાર આંદોલન દરમિયાન હાર્દિક પટેલના મોઢેથી અમિત શાહ માટે, નરેન્દ્રભાઈ મોદી માટે, આનંદીબેન પટેલ માટે, નીતિનભાઈ માટે, વિજય રૂપાણી માટે જે શબ્દો બોલાયા હતા એની આજ દિવસ સુધી માફી નથી માગી. છતાંય હાર્દિક ભાજપમાં જોડાયો છે. એનો મતલબ એમ કે નરેન્દ્ર મોદી અને CR પાટીલે સ્વીકારી લીધું કે જે શબ્દો બોલાયા હતા એ સાચા હતા. એટલે એમના માટે જે કાંઈ અપશબ્દો બોલાયા એના સ્વીકાર સાથે હાર્દિકને આમ આદમી પાર્ટીમાં ભેળવો છે. એનો મતલબ એમ કે એ લોકોને જેવા હાર્દિકે ચિતરાતા એવા એ છે. એટલે જે કાંઈ બન્યું છે એમાં ગુજરાતની જનતા હવે પોતે પોતાનો નિર્ણય આવનારી ચૂંટણીમાં લેશે. અમારે વિશેષ એમાં કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. પાટીદાર હાર્દિકને સારી નોકરી મળી ગઈ છે. એની ગાભા મારું ગેંગને શુભકામનાઓ. वडोदरा में अब आपको आग बुझाता हुआ रोबोट देखने मिल जाए तो ताज्जुब में मत पड़िएगा, क्योंकि वडोदरा फायर ब्रिगेड को गुजरात कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी द्वारा एक खास रोबोट डोनेट किया गया है। आग या फिर कोई आपात स्थिति से जूझते हुए दमकल विभाग के जवानों को तो हम सब ने देखा है, लेकिन अब ऐसे अनोखे रोबोट भी मैदान में हैं जो दमकल विभाग के कर्मचारियों की कार्यवाही को आसान बनाएंगे। दरअसल गुजरात कॉरपोरेट सोशल रिस्पांस अथॉरिटी द्वारा अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा दमकल विभाग को 3 रोबोट दिए गए हैं, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। दमकल विभाग को ये रोबोट किस तरह से काम करते हैं उस पर जानकारी दी गई। वडोदरा फायर ब्रिगेड को भी एक अनोखा ऐसा रोबोट मिला है जो 90 मीटर दूर तक पानी छोड़ सकता है और 1 किलोमीटर दूर से भी ऑपरेट हो सकता है, जिस पर जानकारी दी दमकल विभाग के अधिकारी पार्थ ब्रह्मभट्ट ने। અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરતમાં એક રોબોટ ડોનેટ કર્યો છે ગુજરાત CSR ઓથોરિટીએ. ગુજરાત CSR ઓથોરિટી અંદર લગભગ એક રોબોટ 1.5 કરોડનો રોબો છે. એ રોબોટનું કામ એવું છે કે ફાયર ફાઇટિંગ દરમિયાન કોઈ મેન્યુઅલ મેન પાવરનો ઓછો ઉપયોગ લઈને એ રોબોની મદદથી લઈને આગળ કઈ રીતના ફાયર ફાઇટિંગ કરી શકાય એવો એક રોબો ડોનેટ કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં આપણી એની પર પ્રેક્ટિસ ચાલે છે. આપણે જેવા એની પર પ્યોરલી પરફેક્ટ થઈ જઈશું એવું આપણે રોબોને કામગીરીમાં લઈએ. આ રોબો કોમ્પેક્ટ એરિયામાં અંદર જવા માટે છે. હાઇટની ફાયર ફાઇટિંગ કરવા માટે હાઇડ્રોલિક એલિવેટેડ પ્લેટફોર્મ આવે. આ બેઝ ફાયર ફાઇટિંગ કરવા માટે. हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने आप से ही शादी भी कर ले, ऐसा सोलोगामी का कॉन्सेप्ट पहली बार वडोदरा में सामने आया है, जहां एक लड़की ने खुद से ही शादी करने का मन बनाया है।
हर शादी में मेहमान कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोग तो शादी में आवश्यक है ही, और वो है दूल्हा दुल्हन। लेकिन वडोदरा में एक ऐसी शादी आयोजित होने जा रही है जिसमें दूल्हा ही नहीं है। एक लड़की दुल्हन बनकर खुद अपने आप के साथ ही शादी करने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक लड़की खुद ही अपने आप को मंगलसूत्र भी पहनाएगी, अपनी मांग में सिंदूर भी भरेगी और यहाँ तक कि हनीमून के लिए भी गोवा जाएगी, लेकिन वो भी अकेली। कहा जाता है कि एवरी वुमन वांट टू बी ब्राइड बट नॉट अ वाइफ। वडोदरा की क्षमा बिंदु की यही भावनाएं हैं और इसलिए वो ऐसी हिम्मत कर रही है जो भारत में आज तक किसी ने भी नहीं की है। 11 जून को वडोदरा में क्षमा बिंदु खुद अपने आप के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है। मैं बचपन से ही खुद से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही मैं खुद के साथ रहना चाहती थी। खुद को मैं वचने वादे दिया करती थी कि क्षमा, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तुझे गिरने कभी नहीं दूंगी, तुझे उठा के चलती रहूंगी। मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला ये वचने में सही में शादी करते वक्त खुद को दे सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं कहती हूँ, शादी का जोड़ा जब मैंने पहना था मेरी आंखें नम हो गई थी, ये सोच के कि मैं खुद की शादी खुद से कर रही हूँ। तो ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरी शादी के लिए। कि अगर कभी मुझे फ्यूचर में इच्छा होती है बच्चे की, या तो मैं अडॉप्ट करूँगी या तो मैं किसी NGO में बच्चों की सेवा करूँगी। 9 तारीख को मेरी मेहंदी होगी और 11 तारीख को मेरी सुबह हल्दी, शाम को शादी होगी। और रस्मों में जो सारी रस्में शादी की होती हैं, फेरे लेना, सिंदूर लगाना, हवन करना, वो सब कुछ इंक्लूसिव होगा। या तो मैं सिंदूर खुद को लगा रही होंगी या तो आईने में देख के आईने में खुद को लगा रही होंगी। और फेरे भी मैं खुद अकेले लेने वाली हूँ। हनीमून पे अगर मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो ज़रूर मैं 2 हफ्ते गोवा जाना चाहूँगी और वो हनीमून भी मैं अकेले ही जाऊँगी। पेरेंट्स को एक्चुअली मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बचपन से जितने भी फ़ैसले मैंने लिए हैं उसमें उनकी हामी रही है, क्योंकि हमेशा उनको पता है मैं बहुत सोच समझ के सारे फ़ैसले लेती हूँ, जल्दबाजी में नहीं लेती हूँ। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया, उन्होंने ये बोला कि अब ये क्या नया लेके आई हो तुम, पर बाद में उन्होंने बोला जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल तरह से राज़ी हैं शादी के लिए। पंडित ढूंढने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ी। मैंने 20-25 पंडित को कॉल किए, एक पंडित को मिली, आधे 1 घंटे समझाया सोलोगैमी का कंसेप्ट क्या होता है, और उसके बाद जाके फिर मैंने उनके साथ डिसाइड किया कि अकेले शादी कैसे होगी। शॉपिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। लहंगे लिया है, जो शादी का जोड़ा लिया है, कुर्ता लिया है, धोती लिया है और येलो कलर की साड़ी लिया है, क्योंकि ये पूरी हिंदू ट्रेडिशनल वेडिंग करने वाली हूँ मैं, जिसमें हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी सब कुछ होगा। खुद के साथ खुद की शादी करने का ख्याल तो मुझे बचपन से था। ये वापस किक हुआ जब मैंने एन विद एन ई वेब सीरीज़ देखा, जिसमें एक बात मेंशन की गई है कि मैं दुल्हन तो बनना चाहती हूँ पर किसी की बीवी नहीं। तो मुझे समझ में आया ये तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे रस्में बहुत पसंद है, हल्दी, मेहंदी, संगीत सब कुछ चाहिए, पर उसके अगले दिन क्या किसी और के घर में बीवी बन के रहना, वो मंजूर नहीं था मुझे। और फिर मुझे मन किया और मैंने फिर गूगल पे रिसर्च किया, कैन आई मैरी माई सेल्फ, और मुझे सोलोगैमी के बारे में पता चला। जैसे ही मुझे सोलोगैमी के बारे में पता चला कि मैं खुद से शादी कर सकती हूँ, तो मैंने डिसाइड किया मैं खुद से शादी करने वाली हूँ। और 11 जून को मेरी शादी है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से शादी करूँगी। VNM TV पर अब वक्त है वडोदरा से जुड़ी खबरों का। वडोदरा के पूर्व छात्र नेता हर्षिल लिंबाचिया के खिलाफ अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल बिजली कंपनी में नौकरी देने के बहाने हर्षिल ने 7 युवकों के पास से 48 लाख रुपए की ठगी की थी। हर्षिल ने ये पैसे नगद, बैंक अकाउंट में और आंगड़िया पीढ़ी के जरिए लिए थे। हर्षिल युवाओं को नौकरी के नकली कॉल लेटर देकर उनसे पैसे ऐंठता था, जिस पर अब मांजलपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वडोदरा के सिंदरोट निकट पिछले दिनों इको कार में हरीश अमीन की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें ठोस जांच की मांग परिजन कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद भी अब तक इस मौत की गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सका है। मृतक की पहचान नहीं होने से पुलिस ने DNA टेस्ट भी कराया था, लेकिन
मरने वाली की पहचान सयाजी अस्पताल द्वारा दिए गए रिपोर्ट में नहीं होने की बात लिखी गई थी। पुलिस ने 12 दिनों बाद डीएनए टेस्ट कराया। पुलिस ने हरीश अमीन के बेटे करण के ब्लड सैंपल भी डीएनए के लिए लिए हैं। वडोदरा के मांजलपुर के लेलेरिया फ्लैट की लिफ्ट में 8 लोगों के फंस जाने का मामला सामने आया था। अचानक बीच में ही लिफ्ट खराब हो जाने से लिफ्ट में सवार 8 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। लिफ्ट में फंसे लोगों को बचाने के लिए यहां काफी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दमकल विभाग के जवानों ने मौके पर पहुंचकर सभी 8 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया है। वडोदरा के खोडियार नगर में 69.14 करोड़ के खर्च से नए ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में हरी झंडी के बाद अब सरकार में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की 49 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी इस ओवरब्रिज को मिल चुकी है। गुजरात के वडोदरा शहर में 3.51 करोड़ के खर्च से तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के बाद भी तालाबों में गंदगी की भरमार है। तालाबों में लगातार कचरा फेंका जा रहा है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 25 तालाबों का ब्यूटिफिकेशन किया गया था, लेकिन देखभाल के अभाव में ज्यादातर सारे ही तालाब खस्ताहाल स्थिति में है। वडोदरा में 41.99 लाख की ठगी मामले रेवेन्यू विभाग का पूर्व ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। अनखोल के किसान के पास से जमीन क्लियर कराने के नाम पर रेवेन्यू विभाग के पूर्व ड्राइवर ने लाखों रुपए की ठगी कर ली थी। जमीन रेवेन्यू विभाग में फाइल क्लियर कराने के बहाने किसान के पास से ये पैसे लिए गए थे। इस मामले 4 जून तक आरोपी के रिमांड मंजूर किए गए हैं। वडोदरा पुलिस अब आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ लगातार कदम मिलाती हुई नजर आ रही है। शातिर आरोपियों की पूछताछ के लिए गुजरात में सबसे पहला साइंटिफिक इंट्रोगेशन रूम वडोदरा में बनाया गया है। 1000 घंटे के ऑडियो वीडियो स्टोरेज की यहां कैपेसिटी है। साथ ही बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन से इसे सुसज्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच की ऑफिस हेरिटेज बिल्डिंग में होने की वजह से एसओजी में ये कमरा बनाया गया है। वडोदरा शहर में 21 पुलिस स्टेशन को इस इंट्रोगेशन कमरे का लाभ मिलेगा। इंट्रोगेशन के लिए साउंड प्रूफ कमरा बनाया गया है। साथ ही आरोपी से सवाल जवाब करने के लिए यहां इंटरकॉम की सहायता ली जाएगी। अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाना किसे पसंद नहीं होता है, और जिनके पास जगह होती है वो जरूर अपने घर के आसपास सुंदर पेड़ पौधे लगाकर उस पर आने वाले फूलों का आनंद लेते हैं। कुछ ऐसा ही वासना में एक महिला के घर देखने मिला है, जहां हर साल समर बॉल नामक सुंदर फूल उनके बगीचे में लगता है। समर बॉल एक खास फूल होता है जो पूरे साल में एक ही महीने में देखने मिलता है। ज्यादातर मई के महीने में इस फूल को देखा जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर के वासना इलाके में संत विहार सोसाइटी है, जहां पिछले 35 सालों से भारती गांधी के घर पर समर बॉल नाम का ये फूल उगता है, जो अधिकतर केरला में पाया जाता है। भारती गांधी पर्यावरण से काफी जुड़ी हुई हैं और उनके घर पर तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल उनके बगीचे में देखने मिलते हैं। समर बॉल फ्लावर भी हर साल उनके बगीचे में देखने मिलता है। આ ફૂલ મારે ત્યાં સમર બોલ કહેવાય છે અને મારે ત્યાં એ 35 વર્ષથી છે એ ફૂલ, અને આ મોસ્ટ ઓફ કેરાલા સાઈડ વધારે જોવા મળે છે. આપણા ગુજરાતમાં એટલું બધું જોવા નથી મળતું, અને મારે ત્યાં 35 વર્ષથી આ ફૂલ છે. મને પર્યાવરણનો અને આ ફૂલ છોડ અને ગાર્ડનિંગનો બહુ શોખ છે, એટલે હું આ લાવી હતી અને હજુ ગાર્ડનિંગ પણ સરસ રીતે હું કરું છું. ફૂલ આ આખા વર્ષમાં એક જ વખત આવે છે અને એ લગભગ 15-20 દિવસ સુધી રહે છે. આ અમે ઉકાઈ રહેતા હતા, હું ઉકાઈથી લાવેલી.
गुजरात के कच्छ में 75 करोड़ की लागत से बनाए गए भुजोड़ी रेलवे ओवरब्रिज का गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर नीमा आचार्य के हाथों लोकार्पण किया गया है। गुजरात के कच्छ में भुज बचाओ नेशनल हाईवे नंबर 42 पर भुजोड़ी में 75 करोड़ की लागत से बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज और भुज में कई सड़कों के भूमि पूजन का काम विधानसभा के अध्यक्ष और भुज की विधायक डॉक्टर नीमा आचार्य की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री पूर्णेश मोदी की भी उपस्थिति रही। भुजोड़ी में 1.5 किलोमीटर लंबाई का 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है, जो राज्य में पहली बार आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने पैरामेश वॉल से बना हुआ सबसे लंबा और ऊंचा रेलवे ओवरब्रिज है। इस ब्रिज के लोकार्पण से जिले के 7 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। समग्र ભુજ અને આજુબાજુનો વિસ્તારની જનતાને ખૂબ જ રાહત થાય એવો આજે આ ભુજોડી બ્રિજ જેનો વર્ષોથી આતુરતાનો અંત આવ્યો છે એ બદલ ખૂબ ઉત્સાહ અને આનંદનું વાતાવરણ છે। ત્યારે વિકાસ એ માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીની એક રાજનીતિ રહી છે। વિકાસથી છેવાડાના માનવી સુધીને પ્રાથમિક અનેક પ્રકારની કનેક્ટિવિટી, પ્રાથમિક અનેક પ્રકારની સુવિધા, પ્રાથમિક અનેક પ્રકારની સગવડ મળે એ અમારા સરકારનું મુખ્ય ધ્યેય રહ્યું છે અને જેને કારણે લાખો લોકો, કરોડો લોકો સમગ્ર ગુજરાતમાં અનેક પ્રકારની કનેક્ટિવિટી, સાધન, સગવડ, સવલતથી આજે એ પોતાના ઘર આંગણે, પોતાના તાલુકામાં, જિલ્લામાં એ સરકાર તરફથી મેળવી રહ્યા છે એનો આનંદ છે। गौरतलब है कि भुजोड़ी रेलवे ब्रिज पिछले 8 सालों से काफी विवाद में रहा है। यहाँ एक के बाद एक ब्रिज तैयार हो गए, लेकिन इस ओवरब्रिज को तैयार होने में सालों लग गए, लेकिन आखिरकार ओवरब्रिज बनकर तैयार है और उसका लोकार्पण भी हो गया है। ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर 5 से 15 जून तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में अपना पदभार संभाला और उसको 8 साल खत्म हुए। 8 साल के समय में इन्होंने पूरे भारत देश में जो काम किए उसको 5 अलग अलग तरीके में हमने बांट दिए हैं। उसका सबसे जो प्रभुत्व वाला तरीका है वो है सेवा का, सुशासन का, और ये सभी में इनके माध्यम से जो काम हुए हैं वो काम जन जन तक पहुँचे। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी के मार्गदर्शन के अनुसार पूरे गुजरात में 5 तारीख से 15 तारीख तक ये सुशासन के पखवाड़िए की एक बड़ा सा सेलिब्रेशन हो रहा है। अलग अलग मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, सभी के माध्यम से इनकी जो योजना है वो सभी योजना लोगों तक पहुँचे और हर एक को इसका लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए पूरे 5 जून से 15 जून तक का जो आयोजन है इसके संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक खुद जिला अस्पताल पहुंच गए और वहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक अचानक जिला अस्पताल की विजिट के लिए पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हाल जाना और उन्हें दिए जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने उन्नाव के सरकारी अस्पताल का औचक दौरा किया, जिसके चलते यहां जिम्मेदार अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उप मुख्यमंत्री के अचानक पहुंच जाने से अधिकारी और कर्मचारी सकपका गए। निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। टंकी जरा मोटर पे चला दो, जरा मोटर चलवा दो। डॉक्टर साहब गलत बात, नहीं सर, पानी खत्म हो गया सर, टंकी में वापस पानी आता है। पानी है ना वर्किंग पीरियड में, कैसे काम है? मोटर बाहर चलाई जाओ, तो कैसे पानी कहाँ भी बताओ हमको बिना नहीं खत्म थोड़ी होता है इसमें, इसमें तो पाइप लगा होगा डायरेक्ट।
नहीं नहीं डॉक्टर साहब इसमें पाइप लगा होता है, ये पाइप लगा देखिए मेरी बात आते हैं वो देखो वो लगा फिल्टर का पाइप आया हुआ है, हम लोग पानी बाहर ये कहाँ से कैसे काम होगा, ये हमने लिखित रूप से भेज रखा है कहाँ कैसे होता, आपको सर्कुलर मिला होगा पीने के पानी के या फिल्टर वाटर कूलर सही, तो ये देखो डॉक्टर साहब ये देखो कितने गंदगी, ये पीने का पानी है तो सफाई होती है कि नहीं, तो गलत बात है डॉक्टर साहब, ये छोटे छोटे काम नहीं कर पाएंगे हम, अब हमें ही सब देखेंगे, हमने कहा कि आपने सीएमओ को लगाओ सीएमओ को लगाओ, आप कभी निरीक्षण नहीं किया सर, मैं कई बार आ चुका हूं, तो कैसे ये रह गया, ये वाटर कूलर चल रहा है तुम्हारा, पानी क्यों नहीं है इसमें, ठंडा भी नहीं पानी, देखो इतना ही ठंडा होता, ठंडा कहा तो कभी पानी नहीं आता, बाहर लेके पीना पड़ता है पानी यहाँ कभी पानी आता ही नहीं है, डॉक्टर मेरी बात ये व्यवस्थित मेरी बात आप करवा दें, ये पीने की चेंज करो जो समझ रही है, और पानी पीने का हम कानपुर जा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं और ये सब साफ कराओ, ये दोनों वाटर फिल्टर चलते में आज महंगाई इन दिनों आसमान छू रही है। ऐसे में गुजरात के राजकोट शहर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधे दामों में सब्जी बेचकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राज में देश भर में बढ़ रही महंगाई से आम आदमी परेशान है और आम आदमी के घर में सब्जियां पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में गुजरात के राजकोट में स्वर्गीय इंदुबेन रसिकलाल अनड़कट परिवार के सहयोग से राजकोट कांग्रेस द्वारा महंगी सब्जियों का आधे दामों में वितरण किया गया। हुड़को पुलिस चौकी निकट कांग्रेस पार्टी द्वारा 1000 किलो आलू, 1000 किलो टमाटर, 1000 किलो प्याज और 500 किलो नींबू का रियायती दर पर वितरण किया गया, जिसे लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली। गुजरात में कांग्रेस और कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के बाद अब आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील परिवर्तन यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुजरात की जनता से कर रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल लगातार जमता जा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी के तहत गुजरात में आम आदमी पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा के आयोजन के जरिए लोगों तक पहुंचने की कवायद की जा रही है। ऐसी ही एक परिवर्तन यात्रा जसदण से चोटीला पहुंची, जहां चोटीला में चामुंडा माता के दर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता इशुदान गढ़वी ने चोटीला के पियावा गांव में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर एक बाइक रैली का आयोजन भी किया गया। साथ ही लोगों से इस बार गुजरात में परिवर्तन की अपील आम आदमी पार्टी के नेता इशुदान गढ़वी की ओर से की गई। જે પરિવર્તન યાત્રા ચોટીલા પહોંચી હતી, ચોટીલાના આસપાસના ગામોમાં ખૂબ જનસમર્થન મળ્યું છે। લોકો પોતે પરિવર્તન ઈચ્છી રહ્યા છે, લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે। બેરોજગાર યુવાનો પેપર ફૂટવાથી પરેશાન છે, ખેડૂતો ભાવ સિંચાઈ ન મળવાથી અને ઢોરના ત્રાસથી, ભૂંડના અને રોજડાના ત્રાસથી પરેશાન છે। સાથે સાથે નાના વેપારીઓ પરેશાન છે અને આ રીતે જોતા માં ચોટીલાના દર્શન કરી અને આજે અમે રોડ શો યોજ્યો હતો, જેમાં લોકોનું ખૂબ જનસમર્થન મળી રહ્યું છે અને આશા રાખીએ છીએ સૌ લોકો વધારે લોકોને જોડીને આ પરિવર્તન લાવવાનું નિશ્ચિત કરે। 2022માં 27 વર્ષનું કુશાસન છે, ભ્રષ્ટાચાર શાસન છે, એને લોકો પોતે અંત આણશે। गुजरात के विसावदर के अमरेली में मेडिकल वेस्ट का खुले में डिस्पोज करने का मामला सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही उजागर हुई है। गुजरात के विसावदर के अमरेली में मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल में घोर लापरवाही सामने आई है। दरअसल अमरेली के चीतल रोड पर सिद्धिविनायक सोसाइटी में एक रिहायशी घर में अवैध रूप से दवाइयों का गोदाम बनाया गया है और यहां की एक्सपायरी दवाइयों को खुले में डिस्पोज कर दिया गया है, जिसके चलते यहां पर्यावरण तो खतरे में पड़ ही गया है, यहां के लोग और साथ ही पशु पक्षियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते यहां के स्थानीय निवासियों में रोष देखने मिल रहा है। इस मामले ठोस कार्रवाई की आवश्यकता भी जताई जा रही है।
गरीब मरीजों की सहायता के लिए सरकार द्वारा निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते दवाइयां गरीबों को काम में आने की बजाय कचरे में जाती है, और वो भी इस तरह खुले में फेंक कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस इलाके में पैरासिटामोल, साथ ही साथ ORS और ग्लूकोज की बोतल, इंजेक्शन जैसी कई दवाइयां सड़क पर पड़ी पाई गई, जिस पर कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। गुजरात के पाटीदार अग्रणी हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं, लेकिन इसी बीच पाटीदार अग्रणी नरेश पटेल आखिर कब और कौन सी राजनीतिक पार्टी में जुड़ेंगे, उस पर अटकलें लगातार जारी है। गुजरात में विधानसभा की चुनाव नजदीक है और ऐसे में पाटीदार समाज सरकार पर अपना दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी के तहत पाटीदार अग्रणी हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं, जबकि पिछले कई दिनों से पाटीदार अग्रणी नरेश पटेल कौन सी राजनीतिक पार्टी में जुड़ेंगे उस पर विचार विमर्श जारी है। लगातार अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन नरेश पटेल अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं कर पाए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राम मोकरिया ने कहा कि नरेश पटेल पिछले 100 दिनों से राजनीति में एंट्री करनी या ना करनी, इस पर माइंड गेम खेल रहे हैं। बाबत के जानता नहीं, पण भाजपમાં આવે તો પણ આવી શકે અને ઘરે રહીને એના સમાજનું અને એના બિઝનેસનું કામ કરે તો એ પણ બરાબર છે। મારી દ્રષ્ટિએ તો બિઝનેસમેન છે અને સામાજિક કામ કરે છે, એ બરાબર છે। બાકી તો એની પોતાની ઈચ્છા મુજબ એને જ્યાં પક્ષમાં જવું ત્યાં જઈ શકે ને, કોઈ રોકે નહીં, સ્વતંત્ર છે એના માટે। यूं तो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन पुलिस द्वारा लोगों की सहायता भी की जाती है। ऐसा एक वाकया राजकोट में सामने आया है, जहां थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्ची को पुलिस की सहायता मिल रही है। देश में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली पुलिस अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी अक्सर निभाती आई है। राजकोट पुलिस का एक ऐसा ही काम उदाहरण बना है, जिसमें थैलेसीमिया से पीड़ित 2 बच्चियों को लकी फाउंडेशन नामक संस्था के सहयोग से पुलिस ने गोद लेकर उनके इलाज और उनके खान पान की व्यवस्था की है। थैलेसीमिया के मरीजों को अच्छा आहार देने की जरूरत होती है, साथ ही हर महीने खून बदलवाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इस परिवार के अस्पताल आने जाने की व्यवस्था भी पुलिस ने लकी फाउंडेशन के सहयोग से की है। साथ ही बच्चियों को दूध, फ्रूट समेत के खाद्य पदार्थ भी मुहैया कराए जा रहे हैं, ताकि उन्हें थैलेसीमिया से लड़ने में सहायता मिल सके। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा और कहा कि सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी केंद्र सरकार गिरफ्तार करवा सकती है। आपको सबको नमस्कार। आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। आज़ाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को 3rd क्लास शिक्षा मिलती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था। मनीष जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों, क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं,
कि ये लोग आपके मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? मनीष सिसोदिया ने ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की धमक केवल भारत में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रण आ रहे हैं, हमें भी हैप्पीनेस क्लास सिखाओ, हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास सिखाओ। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है। अगर मनीष और सत्येंद्र भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। अब सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में कई और नए मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे थे। वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यमुना की सफाई पे काम कर रहे थे। अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया है आपने, उसकी जांच पहले ही सीबीआई और इनकम टैक्स वाले कर चुके हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि केस तो फर्जी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब उसी केस की दोबारा जांच ईडी कर रही है। एक एक केस को कई कई साल तक अलग अलग एजेंसी बस जांच ही करते रहेंगे क्या? तो फिर जनता का काम कब करेंगे हम लोग? इसलिए मेरी आपसे विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो, एक साथ सारी जांच एजेंसी से हमारी सबकी जांच करवा लो। जितनी रेड करनी है रेड कर लो, एक साथ कर लो, ताकि उसके बाद हम काम कर सकें। हमें राजनीति समझ नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल के चुनाव की वजह से किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये पंजाब चुनाव के नतीजों का बदला लिया जा रहा है। हमें नहीं पता क्या कारण है। जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता, पर सबको एक साथ करवा लो। आपने 5 साल पहले भी हम सब पे कई कई रेड करवाई थी, किसी के यहां 1 पैसे की चोरी नहीं मिली। हमारे 20 से ज्यादा एमएलए को गिरफ्तार किया गया, सारे के सारे कोर्ट से छूट के आ गए। सब मामलों में कोर्ट ने जांच एजेंसियों को खूब डांटा कि क्या कर रहे हो। आज हम हर जगह गर्व के साथ मजाक में कहते हैं कि हम सब लोग मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। अब फिर से ये जेल का गेम शुरू हो गया। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के बस एक विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार करके सारी जांच करवा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है, एक बार फिर से हम आपसे देश की सबसे ईमानदार और देशभक्त पार्टी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। जय हिंद। पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर में टिटनेस के मरीज को कुत्ते काटने का इंजेक्शन दे दिए जाने से मरीज बीमार पड़ गया है, जिस पर विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर के कलामपारा इलाके में रहने वाली संगीता गुप्ता सिलाई की दुकान चलाती है। सिलाई करते करते उनके हाथ में कैंची लग गई, जिसके चलते टिटनेस का टीका लगवाने वे अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही दिखाते हुए उसे कुत्ते के काटने का इंजेक्शन दे दिया, जिससे महिला घबरा गई और बीमार पड़ गई है, जिसके चलते अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। दीदी हाथ केटे गेছিল, ওই জন্য আমি গেছিলাম টক্সাইড লিভার জন্য হসপিটাল। কোন হাসপাতালে গেছিলেন? এই সরকারি হাসপাতাল হরিশ্চন্দ্রপুরে। তো আমাকে টক্সাইড না দিয়ে কুকুরের এটা ওষুধটা মানে ইনজেকশনটা লাগিয়ে দিয়েছে। মানে কুকুর কামড়ানোর ইনজেকশন? হ্যাঁ, কুকুর কামড়ানোর ওষুধটা। আচ্ছা, তারপরে কি হলো? তারপর কিছু না, আমার মনে মনে ভয় লাগছে যে
কিছু হয় না যায় ওদেরকে বললাম ম্যাডামগুলাকে যে এটা আপনি আমাকে কিসের ওষুধ লাগালে বলছে কি না টক্সাইড লাগাইছি যখনকার তৃতীয় ইঞ্জেকশন দিতে গেছে তখন আমি বলেছি আপনি কি এটা কিসের ইঞ্জেকশন লাগাচ্ছেন তো উনি বললেন যে না এটা না বললো যে আপনাকে কী কামড়াইছে হ্যাঁ আমি বললাম যে আপনি তাহলে কিসের ওষুধ ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন আমি বললাম যে আমাকে এখানে কাছে ঢুকেছে আমি টক্সাইড নিতে এসেছি এখানে তারপর ওই ভয়ে ছেড়ে দিল আর পরে বলছে কি সবাই মিলে কি না এটা টক্সাইড দিয়েছে ব্যথার ওষুধটা দিয়েছি। কি দিয়ে হাত কেটেছিল আপনার? কাঁচি দিয়ে। আচ্ছা, কটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিল ওখানে গিয়ে? দুবার দিয়েছে, একটি হাতে দুবার ঢুকেছে, তৃতীয়টা নিয়েছে আমি হাতটা ছড়িয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, উনি বললেন কি যে কিছু হবে না। কে বলছে এটা? স্যার, মন্ডল ডাক্তার স্যার। আচ্ছা, যেটা এটা তো ভুল করেছে ওরা, হ্যাঁ ভুল করেছে, এখানে না আসলে তো পরে 6 মাসের পরে ক্ষতি হতো, তো আসলে ভালো করলো। কালকে এটা ডোজ কুকুরেরটা নিতে হবে, আবার 1 সপ্তাহ পর আবার একটা নিতে হবে, তাহলে কিচ্ছু হবে না। ঠিকই তো ওই ডাক্তার সাহেব দিলেন, আচ্ছা মন্ডল ডাক্তার সাহেব দিলেন কি এটা নিয়ে যাও ওখানে যেয়ে টক্সাইডটা কর। আমি চাইছি কি এটা ভুল কেন হলো, আজকে আমার সাথে হয়েছে কালকে আরও সাথে হতে পারে, এটা ভুল হবে কেন? ওরা তো সবাই মিলে বসে সবাই গল্প মারে, পেশেন্টকে দেখে না ভালো মতন। এখানে গন্ডগোল হয়েছিল আর ডাক্তারকে ঘিরে কেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন আপনারা? আমাদের পাড়াতে একটা আমাদের বৌমা, ওর সেলাই করে খায়, ওর হাতে ঢুকে গেল কাঁচি আর আসলে ওর টিটেনাস নিতে। ডাক্তার দেখাবো কেন? টিটেনাস তো সবাই এমনিও দিচ্ছে, ফ্রিতে যেখানে দিচ্ছে সেখানে আমরা দোকানে কেন যাবো 100 টাকা খরচা করতে? এখানে এসেছি আমরা ওই ফ্রি নিতে এসেছি, তো আমাদেরকে বাস করে দিল কি যে ওই টিটেনাস না দিয়ে কুকুরের ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল, একটা ছাড়ে 2টা। আবার বলছে কি যে পুরা কোর্স পুরা করতে হবে। এখন যদি ওর কিছু হয় তো ওই নার্সকে ওর দায়িত্ব নিবে না ডাক্তার ওর দায়িত্ব নেবে? কে নেবে ওর দায়িত্ব? এগুলো কি চলছে? ওগুলো নার্সকে এখানে কিসের জন্য রেখেছে? কিন্তু কালকে আমাদের মহামিছিল ছিল মামলায় গেছিলাম আমরা, কোনো একটা ফোনের মাধ্যমে আর যে কোনো কারণে হোক শুনতে পেলাম যে কিছু একটা হয়তো ঘটনা ঘটেছে। তো কি ঘটেছে সেটা একটু আমাদেরকে জানতে হবে, আমরা বসবো। এরকম ঘটনা যদি ঘটে থাকে তাহলে পরে আমরা সেটা আমাদের বসে আলোচনা করে যা যা স্টেপ নাও সেটা দেবো। আর যদি না ঘটে থাকে, যদি মানে আমাকে অন্য একজন বললো ওখান থেকে ফোন করে কোনো একজন নার্সিং স্টাফ যে জিয়াদা সেই সময় অ্যাকচুয়ালি এআরভির সময় ছিল 12টার সময়, কুকুর কাটা বিড়াল কাটা যারা আসে তাদেরকে আমরা ইঞ্জেকশনগুলো দিই। ওনাকে আমরা যেটা টক্সাইডই দিয়েছি। এবার সেই সময়টা যেহেতু ওই যে কুকুর কাটা বিড়াল কাটা লোকজন তাদেরকে আঁচড় দেয় বা কাটে, তাদের ভ্যাকসিনটা দেওয়া হচ্ছিলো, ওরা সেটাই ভেবেছে, আমরা সঠিকটাই দিয়েছি। তবে যেহেতু খবর এসছে কানে, আমরা এটা সঠিক কী হয়েছে না হয়েছে বসে আলোচনা যে হরিশ্চন্দ্রপুরে কলমবাগানে এক মহিলা কাঁচি দিয়ে হাত কেটে গেছিল, হাতের তালু, তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে হসপিটালে যে ডাক্তারবাবুরা আছেন তারা ওকে টক্সাইড না দিয়ে কুকুর কামড়াবার ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছেন এবং আবার বলেছেন যে কোর্স পুরো করতে হবে, ওনাকে আবার ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছেন। ওনার অবস্থাটা খারাপ হয়ে গেছে এবং ওখানকার মহিলারা স্বাস্থ্যকর্মীকে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য অবস্থা এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে চলবে যে টক্সাইডে যারা কুকুর কামড়াবার ওষুধ দিচ্ছে আর কুকুর কামড়াবার ওষুধটাকে টক্সাইড দিয়ে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল পশ্চিমবাংলায়। এই টিএমসি সরকার যতদিন থাকবে সম্পূর্ণ দপ্তরে এরকমই চলবে। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप वीएनएम टीवी को वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।